All right, so let us start today's session with a quick revision of what we learned in the last lecture. So last lecture में we have derived equation of path for a trajectory of projectile. So derivation of equation of path of projectile. तो बेसिकली अगर आपको याद होगा तो याद होना चाहिए व्हाट इज प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप एयर में प्रोजेक्ट कर रहे हो. प्रोजेक्ट कर रहे हो मतलब एयर में थ्रो कर रहे हो. जब एयर में थ्रो करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा. एंड बाय द वे जिस पॉइंट पे आप इसको इनिशियल वेलोसिटी देते हो उस पॉइंट को आप ओरिजिन मान लेते हो. तो याद रखना फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर the object projectile starts its motion is origin. ये है x axis, ये है y axis. अब derivation of equation of path मतलब क्या? As you remember and I expect कि आपको याद है, ये ऑब्जेक्ट जब एयर में ट्रैवल करेगा तो ये एक पाथ फॉलो करेगा. इस पाथ का हमको चाहिए इक्वेशन. वी वांट टू फाइंड इक्वेशन एंड ऑब्वियसली ये मोशन इन अ प्लेन है क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव होगा उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है. सो दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व है. मतलब आपको एक इक्वेशन बनाना है इन विच y एंड x आर रिलेटेड. जैसे कि y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू आपने सीखा है x स्क्वायर प्लस 2x समथिंग समथिंग. तो हमको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें y इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आना चाहिए x. तो वो कैसे करेंगे? फॉर दिस आपको याद होना चाहिए कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को आप दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हो. एक है अलोंग y एक्सिस, एक है अलोंग x एक्सिस. क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब ये ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग इट इज एक्चुअली परफॉर्मिंग अ 2D मोशन. तो एक है x डायरेक्शन में मोशन, एक है y डायरेक्शन में मोशन. तो इन दिस केस आप ऑब्जेक्ट के मोशन को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हो. उसमें से जो y डायरेक्शन का मोशन है इट इज अ मोशन वर्टिकल मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन. व्हाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन? बिकॉज यू सी यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट इट. ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगा तो किसके अगेंस्ट जाएगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा. तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल करेगा मतलब डी एक्सेलरेशन होगा. डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द ऑब्जेक्ट विल गो ऑन स्लोइंग डाउन. ये याद रखना जब भी फोर्स है तब एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन है. ओके, इफ देयर इज अ फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन. If there is acceleration, then velocity increases. If there is deceleration, then velocity increases. So when the object is going up, in this case, gravity is pulling this object down at all the points. तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि ये जो मोशन है along vertical, क्योंकि force is only along vertical, gravitational force is acting downwards, मतलब minus y के डायरेक्शन में gravitational force act हो रहा है. x की डायरेक्शन में कोई फोर्स था क्या? नहीं. Was there any force along x axis? No. So this motion is basically made up of two motions. एक vertical motion with constant acceleration, दूसरा horizontal motion with constant velocity. याद रखना constant velocity क्यों बोला मैंने? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है. जब फोर्स नहीं होता है तो एक्सेलरेशन नहीं होता है. सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. So you have to always take this into consideration. फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है? फोर्स डायरेक्शन कौन सा है? वर्टिकल. तो अब होगा क्या? अब सिंपल सा चीज है. व्हाट विल हैपन इज, मैं फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा देता हूं यहां से. तो ये ऑब्जेक्ट का पाथ है. एंड अगर आपको याद है तो वी स्टार्टेड विद सेइंग कि ये इनिशियल वेलोसिटी u बार है. सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. इसने जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट था ओरिजिन पे, आपने इसको वेलोसिटी दिया
तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है u बार, इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इज थीटा। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा इज वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब व्हाट हैपेंस हियर इज, ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के आप कर सकते हो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होगा अलोंग x, एक होगा अलोंग y। अगर 3 डायमेंशनल मोशन होता तो अलोंग z भी होता, पर दिस मोशन इज 2D। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब दो कंपोनेंट कर लिए जिनका वेक्टर्स नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, सिर्फ फिलहाल समझ के चलो। ये जो थीटा है ये एडजेसेंट साइड, यू सी ये x को एडजेसेंट है, सो थीटा एंगल इज एडजेसेंट टू x, तो ये आएगा u cos थीटा कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट था आपका यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में, which was u sin थीटा कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को आपने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, u cos theta and u sin theta. Now, as I told you, when the object is going along this path, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया तो what will not change, क्या चेंज नहीं होगा? u cos theta, x कंपोनेंट चेंज ही नहीं होने वाला, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हाउ डू यू डिफाइन एक्सेलरेशन? dv by dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर फोर्स नहीं, F इक्वल टू ma, va is dv by dt। अगर फोर्स नहीं तो there is, if there is no acceleration there is no change in the velocity। तो x डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, if there is no force there is no acceleration along x, there is no change in the velocity along x। मैं y की बात नहीं कर रहा हूं, y yes, तो y के केस में वेलोसिटी कम होते जाएगा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मैंने बड़ा बताया है एंड बाद में मैंने वेक्टर का साइज छोटा कर दिया, क्योंकि एज आई टोल्ड यू जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो स्लो डाउन होगा, क्योंकि ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन, ग्रेविटी अपोज कर रहा है इसके लिए, वेलोसिटी अलोंग y विल गो ऑन रिड्यूसिंग। एक पॉइंट ऐसा है बी पॉइंट, जहां पे आने के बाद x कंपोनेंट तो वैसे भी चेंज नहीं होगा, but y component of velocity becomes 0, right? So there is no y component of velocity। अब इस पॉइंट के बाद क्या हुआ था? इस पॉइंट के बाद ऐसा होता है that object starts coming down, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आने लगेगा, अगेन x component of velocity does not change। तो होगा क्या? होगा ये कि अब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वापस से बढ़ने लगेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी was decreasing and 0 at b, then while coming down y component starts increasing but in opposite direction। और जब फाइनली ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे वापस पहुंच गया, लैंडिंग हो गया ऑब्जेक्ट का, तो इन दैट केस अगेन यू हैव ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का y कंपोनेंट विल बी अगेन u sin थीटा, बट विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड, राइट? गुड। तो थोड़ा सा ये डायग्राम याद होना चाहिए, अगर ये याद है तो देन इक्वेशंस को डिराइव करना इज नॉट अ बिग डील, सिर्फ समझ लो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, अब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था, इसलिए y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था। अगर नहीं डिक्रीज होता तो आप एक बार फेंकोगे तो इट विल गया तो गया। अगर ग्रेविटी नहीं होता एंड इफ आई थ्रो ऑब्जेक्ट इवन विथ अ स्लाइट वेलोसिटी, गया, इट विल नेवर कम डाउन अगेन। तो व्हाई इट इज कमिंग डाउन अगेन इज क्योंकि ये ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी ने अपोज किया, मतलब y component of velocity is decreasing, maximum height पे it is 0, then it comes down again with increasing velocity of y component but in opposite direction। x component का टेंशन ही नहीं है, कुछ न्यूट्रल, तुम्हारा देख लो, मैं चेंज नहीं होने वाला। so x component is always u cos theta, no change at all। अब What we wanted to do is, हमें इक्वेशन चाहिए, किसका इक्वेशन चाहिए? ये जो पाथ है इसका इक्वेशन चाहिए। अब इसका इक्वेशन डिराइव कैसे किया था? सिंपल,
एज आई टोल्ड यू कि हम यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स ही यूज करेंगे, तो आपको याद होगा S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हमने इसके दो कंपोनेंट कर लिए थे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो Sx इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 AXT स्क्वायर, Sy इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 AYT स्क्वायर। In this case, Sx मतलब x, S is just for displacement। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं ना वो x में जा रहा था, y में जा रहा था, z में जा रहा था। If you know for sure the particle is moving along x, तो आप S x की जगह पे क्या लिख दोगे? x। If you are sure the particle is moving along y, तो आप Sy की जगह पे क्या लिख दोगे? y। And then ux is initial velocity, but x component क्या है? x component u cos theta, and uy is y component of initial velocity u sin theta। ax is acceleration along x, 0 क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स नहीं था, तो फोर्स नहीं था तो 0। एंड ay इक्वल टू माइनस जी। याद रखना माइनस क्यू, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, और जी क्यू बिकॉज वो 4 अजम्पशन अगर आपको याद होंगी, प्रोजेक्टाइल मोशन हम 4 अजम्पशंस के अंडर स्टडी करते हैं, और लास्ट अजम्पशन था द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी। द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी। ओके, सो if you put this information Sx, Ux and Ax here, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू ux मतलब u cos theta into t प्लस 0, क्योंकि ax क्या था? 0। तो therefore you will have t equal to x upon u cos theta, equation number 1। Now similarly, when you put this value sy equal to y, uy equal to u sin theta, ay equal to minus g in all of this data in the above equation, आपको मिलेगा y equal to u sin theta t minus क्यों? क्योंकि ay क्या था? माइनस g minus half gt square। What was our task? हमारा टास्क ये था कि हमको y और x का रिलेशन बनाना है। क्यों बनाना है? थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स की तरफ जाता हूँ, बिकॉज जब तक मैथ्स नहीं पता होगा ये इक्वेशन कैसे बनाना है नहीं समझेगा। सिंपल टू सी, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। यू वर स्टैंडिंग आउटसाइड दिस क्लासरूम, तो वहां पे थोड़ा गर्म लग रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, राइट? एंड एज यू कम इनसाइड इट बिकम्स लिटिल कोल्ड। क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसको मैथ्स में आप dt बाय dx से डिनोट करते हो, इसको बोलते हो डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आपको ये जो dt बाय dx क्वांटिटी है, आपको ये सिर्फ इतना ही बताता है कि 1 मीटर अगर मैंने डिस्टेंस चेंज किया तो टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ। हाउ मच इज द चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन लेंथ, पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस। इसको आप बोलते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मैंने टेम्परेचर चेंज किया, और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से मैंने टेम्परेचर चेंज किया ना, राइट? नहीं, हाँ जाग रहे हो, गुड। तो यू आर अवेक। व्हाट वी डिड वाज, हमने डिस्टेंस चेंज किया, और डिस्टेंस चेंज करने से क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ। तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? तो इसको बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? तो t इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। अब इसको लिखने का और एक तरीका है, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ x मतलब it can be t equal to x, it can be t equal to x square, it can be t equal to x cube plus 2x plus 3, it can be t equal to sine of x, it can be t equal to log of x, but ultimately t equal to something x, right? इसको बोलते हैं टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस f of x। तो ये याद रखना
t is f of x. Why we are writing all this? क्यों लिख रहे हैं? Because as you see, ये जो पार्टिकल जब मूव हुआ, राइट, तो x के साथ साथ y भी चेंज हो रहा है. ओके, तो y is a function of x आप बोल सकते हो. As x is changing, y is also changing. ये 2D मोशन है. नाउ हमें रिलेट करना है, मतलब y इक्वल टू f of x इस फॉर्म में लिखना है, y इक्वल टू समथिंग x फॉर्म में लिखना है. आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें टाइम डिपेंड्स ऑन x, आपके पास दूसरा इक्वेशन है जिसमें y डिपेंड्स ऑन टाइम. तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू u साइन थीटा, और t आपके पास है x अपॉन u कॉस थीटा माइनस 1/2 g t स्क्वायर, और t वापस से वही t क्या है, t क्या है, x अपॉन u कॉस थीटा, इसका स्क्वायर आएगा. वेरी गुड. नाउ if you solve this, u और ये कैंसल. what is sin upon cos? tan theta into x minus 1/2 g x square upon u square cos square theta. So this is equal to x tan theta minus g by 2 u square cos square theta into x square. आ गया क्या, y इक्वल टू x इंटू समथिंग माइनस एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग. तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो अगर आपको याद होगा, एज आई टोल्ड यू अर्ली ऑल्सो, यहाँ पे एक बार आपने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, वंस यू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट, ओके, कैन यू चेंज angle of projection? Can you change initial velocity of projection? No. So what you cannot change is, you cannot change theta, you cannot change q, right? और अर्थ को बोलेंगे अपना ग्रेविटी चेंज कर, no. तो nothing can be changed here. तो you see, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो हमने इसको लिख दिया अल्फा, ये अल्फा और ये x माइनस बीटा एक्स स्क्वायर. और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, दिस इज अ पैराबोला विथ इट्स वर्टेक्स अपवर्ड्स. ओके, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट पैराबोला. इट इज अ पैराबोला, राइट. गुड. देन यहां तक आपको डिराइव करते आना चाहिए विदाउट रेफरिंग टू एनी नोट्स, एनी बुक्स, नथिंग. तो हाउ टू रिमेंबर डेरिवेशन? एग्जाम में प्रॉब्लम तो यही है. एग्जाम में लिखना कैसे होता है, पहले सिस्टम को समझा दो. कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. एज द प्रोजेक्टाइल गोज अप, y component of velocity which is u sin theta goes on decreasing. At maximum height b, y component of velocity becomes 0, and then it starts coming down. As it comes down, y component of velocity starts increasing, and when it reaches ground again, the y component of velocity is u sin theta, but now in opposite direction. There is no change in the x component of velocity because there is no force along x direction. उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपने s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर 2 बार यूज किया है, एक बार x के लिए, एक बार x जब आपने यूज किया तो t मिल गया x अपॉन u cos थीटा, फिर ये t आपने y के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया, एंड यू हैव अ इक्वेशन व्हिच रिलेट्स y एंड x. गुड. देन इसके बाद हमने देखा था, वी सॉ इन द लास्ट सेशन, टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना. तो यू सी, ये जो पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से तो b हाइट तक, इट इज गोइंग अप 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 अप, वेलोसिटी y कंपोनेंट डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एंड फाइनली इट बिकम्स
0. तो vy here is 0 and uy is u sin theta. तो ओरिजिन से तो मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, किसको, प्रोजेक्टाइल को, इसको आप बोलते हो टाइम ऑफ एसेंट, राइट. तो टाइम ऑफ एसेंट अगर फाइंड करना है तो व्हाट वी डिड वाज, हमने बोला ओके क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वी वाई, यू वाई और ऑफ कोर्स ए वाई, क्योंकि ए वाई विल बी माइनस जी. वाई माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी इज अपोजिंग, तो देयर इज डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अभी कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो, और क्या फाइंड करना है, टाइम. तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला देखा जिसमें v आता हो, u है a और t, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर में v कहां से आ गया, v इक्वल टू u प्लस at. तो आप v इक्वल टू u प्लस at, नॉट at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at यूज करोगे और उसमें इसका y कंपोनेंट लिखोगे. y कंपोनेंट क्यों, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन y कंपोनेंट की है. व्हाट इज चेंजिंग, y. व्हाट इज 0 एट मैक्सिमम हाइट, vy. तो दैट इज व्हाई यू विल यूज दिस. तो दिस इज 0. uy क्या था, u sin थीटा माइनस, क्योंकि ay क्या था, माइनस g और t. और इस टाइम को मैंने बोला है टाइम ऑफ एसेंट, तो सिर्फ t की जगह पे आप लिखोगे टी ए, टाइम ऑफ एसेंट. इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल हैव टी ए इक्वल टू u sin थीटा बाय g, u sin थीटा बाय g. और फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं ये वेरीफाई करने का तरीका, डायमेंशंस. u मतलब स्पीड, मतलब मीटर पर, दिस इज मीटर पर सेकेंड, कैंसल 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 एंड कैंसल, 1/1 सेकेंड मतलब ऊपर जाएगा सेकेंड, तो टाइम इज इन सेकेंड. यस, तो फॉर्मूला इज राइट. तो यहां तक हमारा लास्ट सेशन में हुआ था. अब इसके आगे इट इज जस्ट लाइक हिंदी सीरियल रिकैप, इट्स अभी इसके आगे अब क्या क्या रह गया, थिंक ऑफ इट. हमने क्या क्या क्वांटिटी फाइंड नहीं किया, हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड नहीं किया, because as you remember, when I throw this, it takes some time to reach from the point of projection to the point of landing, grounding. Okay, तो ये कितना टाइम एयर में रहा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन चाहिए तो किसके टर्म में, जो क्वांटिटी पता हो. क्या क्या पता है, u, बिकॉज यू विल नो, मैंने थ्रो किया ना तो मुझे पता होगा कितना स्पीड से थ्रो किया. दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट. तो वी वांट टू मेक, अगर देखोगे तो यहाँ पे भी वही था इन टर्म्स ऑफ यू एंड थीटा. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए यू हैव टू ब्रिंग दिस इक्वेशन, किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का, अगेन इन टर्म्स ऑफ यू एंड थीटा. तो आवर नेक्स्ट टास्क is to derive equation for time of flight. और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. तो बहुत इजी है. लेट अस फर्स्ट डिफाइन दिस. तो हाउ विल यू डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट? द टाइम टेकन, किसने, बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स पाथ, इट्स ट्रेजेक्टरी is called as time of flight. या फिर the time for which the projectile remains in air is called as time of flight. Okay, तो बोल सकते हो the time taken by the projectile to complete its trajectory is known as time of flight. कैपिटल T. अब हमको चाहिए इसका इक्वेशन, कैपिटल T फाइंड करना है. तो वापस से यू हैव टू गो बैक टू इक्वेशंस ऑफ मोशन. और बाय द वे 3 ही इक्वेशन ऑफ मोशन है जो इंपॉर्टेंट है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
s equal to ut plus 1/2 at square, v square equal to u square plus 2as. So now you want to know what is capital T. तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है पूरा का पूरा निकालेंगे और देखेंगे कि क्या यूज कर सकते हैं. नाउ सी यहां पे व्हाट इज द y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि ये ओरिजिन है. मैं मेजर कहां से करूंगा, यहीं से करूंगा. तो यहाँ पे x और y दोनों आएंगे 0 और 0. वेरी गुड. सपोज वो इस पॉइंट पे लैंड हो गया, तो यहाँ पे व्हाट विल बी द x and y components of displacement? y 0. Very good. y is 0, x is not 0. तो x क्या है वो बाद में देखेंगे, बट नॉट 0. उसके बाद फिलहाल कैपिटल R बोलता हूं. तो ये कैपिटल R डिस्टेंस हो गई. तो एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई कि जब वो प्रोजेक्टाइल वापस से ग्राउंड पे पहुंच गया, when it has landed, y कंपोनेंट इज 0. मतलब ये पक्का हो गया कि जिस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आएगा वो इक्वेशन यूज होने वाला है. कौन से इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट था? s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at square. गुड. तो वी आर डन. दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. तो नाउ we know that y component of displacement, वो component पूरा लिख लेना आप. y component of displacement is given by y equal to ut plus 1/2 at square. s equal to ut plus 1/2 at square. लेकिन हम लोग y कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे uy और यहाँ पे ay आएगा. The moment you write y here, यहाँ पे uy और ay होना ही चाहिए. ओके, जागते रहो. नॉट यू. Pay attention क्योंकि this is something important. Then we also know that when the projectile completes its trajectory, it comes back to the ground. To the ground मतलब y is 0. That is y is 0. और ये टोटल टाइम जितना लगा है उसको तो हमने पहले ही कैपिटल T बोल के रखा है. तो ऑल्सो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? therefore you have y equal to 0 and small t equal to capital T. इतना आपको पता है. ये आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में. ऑफ कोर्स यू ऑल्सो नो व्हाट इज माइनस जी. और एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है हमेशा. ये कंफ्यूजन ऐसा है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की जब बात कर रहे हो तो ओरिजिन से बी पॉइंट तक तो ग्रेविटी अपोज कर रहा था, इसलिए आपने लिखा ay इक्वल टू माइनस जी. लेकिन बी से सी तक आते आते ग्रेविटी के डायरेक्शन में है, तो फिर ay इक्वल टू हमेशा याद रखना इनिशियल कंडीशन क्या है वो हम यूज करने वाले हैं. ay इक्वल टू माइनस जी. एक स्पेशल केस आएगा विच इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट बोर्ड, इट इज पार्ट ऑफ जेईई नीट. उस केस में आप एक बिल्डिंग के टॉप पे से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे, वो तब देखेंगे हम. बिकॉज मैक्सिमम हाइट से नीचे आना दैट इज जस्ट लाइक थ्रोइंग समथिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, राइट. तो याद रखना, इवन दो आई अंडरस्टैंड, यस यू आर राइट कि पहले तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था तो ay इक्वल टू माइनस जी लिया, लेकिन बी पॉइंट के बाद ग्रेविटी इज हेल्पिंग द ऑब्जेक्ट टू कम डाउन. तो ay इक्वल टू प्लस जी नहीं लिखेंगे, हम हमेशा ay इक्वल टू माइनस जी करने वाले हैं. तो याद रखना है इसको. सो गुड. ay इक्वल टू माइनस जी. और क्या पता है? uy पता है क्या आपको? uy इज u sin थीटा. सो substitute this information in equation number 1. In
इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट करो, y इक्वल टू 0, ui इक्वल टू u साइन थीटा स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा, इफ यू सॉल्व दिस, हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t, एक और एक कैंसल, तो t इक्वल टू u, ये 2 वहां जाएगा तो 2u साइन थीटा बाय g। तो ये मिल गया आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो इक्वेशन 2 gives time of flight of the projectile। ये टोटल टाइम है, this is the time for which the object was in air। okay, this is the time for which this projectile was in air। okay, ये जो प्रोजेक्टाइल मैंने थ्रो किया जितने टाइम तक एयर में रहा, that is the equation for that time, 2u sin theta by g। do you observe a difference? u sin theta by g, 2u sin theta by g, मतलब टाइम ऑफ एसेंट था u sin theta by g और टोटल टाइम है 2u sin theta by g। मतलब मैक्सिमम हाइट से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? सेम टाइम। जितना टाइम 0 से मैक्सिमम तक लगा उतना का उतना नीचे आने के लिए, मतलब ऑफ कोर्स टाइम ऑफ डिसेंट विल बी u sin theta by g। वैसे बाय द वे अगर ये समझ में आ गया तो जेईई नीट के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कैसे? ग्रेविटी अलग से क्यों बिहेव करेगा? जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो बोलेगा मैं तेरे लिए अलग हूं, और वही ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो नो नो आई विल चेंज माय वैल्यू। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जितना टाइम ऑफ एसेंट है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट। वी विल प्रूव दिस, पर ठीक है अभी बता दिया मैंने, बट वी विल प्रूव दिस। सो हाउ टू प्रूव दिस? सिंपल। नाउ ऑब्वियसली यू हैव अ हिंट कि अभी टाइम ऑफ एसेंट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, तो क्या रह गया? टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक इन द लिस्ट इज टाइम ऑफ डिसेंट। So we want to know what is time of descent, T suffix D। And by the way, define कैसे किया था आपने time of ascent को? The time taken by the projectile to reach maximum height, the time taken by the projectile to reach maximum height from the point of projection। अब time of descent कैसे बोलोगे? The time taken by the projectile to reach the ground from the maximum height। So simple, very very simple। So it is extremely simple। यहाँ पे t है, यहाँ पे t है ना, y and t ऐसे प्लॉट किया था ना हमने, x। वेरी गुड। सो मैक्सिमम हाइट से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? मतलब B पॉइंट से C पॉइंट पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? दिस इज मैक्सिमम हाइट h, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। सो द टाइम टेकन by the projectile to reach the ground from the maximum height, that is point B, of course, from the maximum height is known as time of descent, is known as time of descent, T suffix D, right? गुड। अभी इसको डिराइव करने के 2 तरीके। आई विल टेल यू द सिंपलेस्ट वन। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यूज कर लेंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ एसेंट। फिर आप बोल सकते हो वी नो दैट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब आप बात करते हो, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टोटल टाइम, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट टाइम ऑफ ascent plus time of, very good, so time of ascent plus time of descent is the total time of flight। time of descent
और सिंबलिकली इसको हमने बोला है कैपिटल टी, इसको बोला है टी सफिक्स ए, इसको बोला है टी सफिक्स। हाँ, तो देयरफॉर टी डी इक्वल टू टी माइनस टी ए, और टी इट वाज 2u sin थीटा बाय जी, दिस वाज u sin थीटा बाय जी। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2u sin थीटा माइनस u sin थीटा इज u sin theta by g. This is time of descent. So you have basically shown that time of ascent is equal to time of descent. So therefore, equation 3 gives time of descent and it is equal to time of ascent. अब एक छोटा सा प्रॉब्लम और होता है कि अभी तो सब आता है, फिर एग्जाम में कुछ याद नहीं, या तो फिर एग्जाम में थियरी में हो गया लेकिन न्यूमेरिकल्स में कुछ याद नहीं आता। तो याद रखने का अपना अपना तरीका होता है। यू सी व्हाट डू यू नोटिस ओवरऑल, हमने पहले इक्वेशन से, यू सी हम लोग हमेशा y कंपोनेंट सब कुछ y चल रहा है यहाँ पे। तो डू यू रिमेम्बर दिस वाज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो यू कैन राइट दिस एज uy बाय v। सिंपल, क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स मैक्सिमम हाइट मतलब कौन सा कंपोनेंट? y कंपोनेंट, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? y कंपोनेंट के टर्म्स में। तो याद रहेगा टाइम ऑफ एसेंट इज uy बाय g, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी 2uy बाय g, वेरी गुड। और अगर आपको ये याद रह गए तो जेईई नीट के क्वेश्चंस एकदम सिंपल हो जाएंगे। तो 2uy बाय g आ गया। हाँ, तो फिर ये आ गया, तो फिर ये तो आना ही है। इट इज अगेन uy बाय g, वेरी गुड। तो दिस इज अगेन uy बाय g, क्योंकि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट y कंपोनेंट ओनली, राइट। हम सिर्फ y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अभी तक। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, सॉरी टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? टाइम ऑफ एसेंट, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल वाज इन एयर। फिर हम बोलते हैं जब शुरू हुआ था तब y0 था, जब खत्म हुआ तभी भी y0 था, मतलब यहाँ पे भी आप y की बात कर रहे हो, इसलिए इक्वेशन में आपको y कंपोनेंट ही दिखना चाहिए। तो देयर इज y कंपोनेंट। टाइम ऑफ डिसेंट में भी आप बोल रहे हो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक, तो वी हैव कंप्लीटली नेग्लेक्टेड सो फार x कंपोनेंट। तो अगला क्या रहेगा? x कंपोनेंट। व्हाई x कंपोनेंट? डिड यू एनीवेयर फाइंड आउट कि टोटल इसका x कंपोनेंट का रेंज कितना? फाइंड हमने बात ही नहीं की। हमने बोला शुरू हुआ था y0, खत्म हुआ y0। हाउ मच इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? How much is the maximum horizontal distance covered by the projectile? Simple example है। Now I am throwing this again and again towards you. So when I am throwing this, y और x 0 था क्योंकि मैंने प्रोजेक्शन मैंने किया, तो I am the origin, x0 y0। When it reaches someone's hand, तो y is again 0, but x is not 0, क्योंकि यहां से 10 फीट, 12 फीट, 6 फीट, इट हैज कवर्ड दिस डिस्टेंस अलोंग x, y इज 0। क्यों 0? जहां से प्रोजेक्ट किया था वहां पे वापस आ गया, मतलब y कंपोनेंट इज 0। तो याद रखना, तो प्रोजेक्टाइल के केस में इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। ऐसा हो रहा है यहाँ पे, यहां से निकला तो x0 y0, यहां पे पहुंचा तो x इज नॉट 0, नाउ इट इज r बट y इज 0। तो ये r कितना? ये r कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा कि नहीं देखना है, इनिशियल वेलोसिटी पे करेगा कि नहीं ये भी देखना है। तो बाय द वे नाउअडेज मॉडर्न डे क्रिकेट दे यूज ऑल दिस स्टफ। पता होना चाहिए ना किस पे डिपेंड करता है। मान लो थीटा पे डिपेंड करता है, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर इस पे डिपेंड करता है तो जब बैट्समैन को 6 मारना है, 6 मारना है मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है।
है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं मैं मिनिमम कवर करूंगा एंड गॉट कॉट आउट। तो इफ स्पोर्ट्स वाले अच्छे से स्टडी करते हैं, दे नो दिस कि कितने एंगल पे मारना है, कितनी जोर से मारना है, एयर रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, राइट। सो नाउ यू वांट टू नो कि मैक्सिमम रेंज अगर मुझे चाहिए तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ यू, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, एंड नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट आल्सो बिसाइड हमारा टारगेट है वो सिटी को उड़ाना है, उड़ाना मत बता रहा हूँ सिर्फ, नहीं तो बोलेंगे आई टोल्ड यू टू डू दिस, बट वी आर टारगेटिंग, वी वांट टू हिट आवर टारगेट, और टारगेट यहाँ पे है। मैंने गलत एंगल पे फायर कर दिया, गए आपने कि आपने, तो ऐसा नहीं करना है, इसके लिए अच्छे से पता होना चाहिए। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इन द लिस्ट इज यू वांट टू फाइंड आउट मैक्सिमम रेंज, इसको रेंज बोलते हैं, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज denoted by capital R. Good. So what you want to do is आपको वो R find करना है, you want to find out this R. अब क्या करेंगे, अगेन ये पहले तो डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कैसे करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, the maximum horizontal distance traveled by projectile during its time of flight, okay, so that is maximum horizontal range. So the maximum horizontal distance traveled by the projectile during its time of flight, time of ascent मत बोलना, time of flight, time of flight is known as maximum horizontal range, maximum horizontal range denoted by capital R, right? Good. और जिसका ध्यान नहीं होगा उसको मैं ऐसा ही एक प्रोजेक्टाइल मार के फेंकूंगा यहाँ से, तो आई नो आई एम हियर एंड यू आर वेयर, सो आई नो कि कितना दूर जाना चाहिए, तो ध्यान देना है। गुड, देन इसका ऑफ कोर्स देयर इज अल्टरनेट डेफिनेशन, वो मैं नोट्स में डाल दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट डेफिनेशंस, इजी है। देन इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जिसमें डिस्टेंस आना चाहिए, कौन से फॉर्मूला में डिस्टेंस पता है आपको, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर इक्वल टू, but you always have to use s equal to ut plus 1/2 AT square because of two reasons। एक तो s तो है ही उसमें, ux आपको पता है ना, व्हाट इज इनिशियल कंपोनेंट अलोंग x, और अभी अभी आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का भी इक्वेशन डिराइव किया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन डिराइव, यस, तो डू यू नो टाइम ऑफ फ्लाइट, यस, तो आपको ये पता है कि टोटल टाइम कितना है व्हेन इट इज इन एयर, और एडिशनली क्या पता है, ux पता है, और एडिशनली क्या पता है, ax इज 0, तो आपके पास ax का इंफॉर्मेशन है, t का इंफॉर्मेशन है, ux है, तो यू कैन सॉल्व दिस। सो यू कैन से, एंड बाय द वे इसके भी दो मेथड्स, तो आई विल टेल यू बोथ मेथड्स। सो वी नो दैट sx equal to uxt plus 1/2 axt square, but for maximum ये वर्ड होना चाहिए, for maximum horizontal distance या फिर range sx equal to r, sx equal to r। अब बोलोगे xt ने डिनोट किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम हॉरिजॉन्टल रेंज को r से ही डिनोट करते हैं, तो r। देन यू नो व्हाट इज ux, u cos थीटा, और मोशन खत्म हो गया, स्टार्ट होके लैंड हो गया, तो t विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t हियर विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट,
तो स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। और आपको पता है कि ax इज इक्वल टू 0 क्योंकि वहां पे कोई फोर्स नहीं था x डायरेक्शन में। देयरफॉर अभी इक्वेशन नंबर इसको बोल देते हैं कुछ 4। देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, ये सारा इंफॉर्मेशन अगर इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो व्हाट यू विल गेट, sx यहाँ पे डालोगे आप r, उसके बाद ux इज u cos थीटा, स्मॉल t इज कैपिटल T विच इज 2u sin थीटा बाय g, बाकी तो 0 है क्योंकि ax इज 0। यहां तक क्लियर? गुड। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। वेल बाय द वे, बिफोर आई यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एक काम और कर सकते हैं, दैट आई कैन राइट r इक्वल टू 2u sin थीटा u cos theta by g, right? Do you know what is this? Have you seen this somewhere? uy, y component of initial velocity, and this one x। हाँ, तो r को याद रखने का एक सिंपल फॉर्मूला है 2uy ux by g। आप कभी नहीं भूलोगे when you solve JEE NEET questions, क्योंकि ये ऐसा याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। 2u sin थीटा sin 2 थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा याद नहीं रहता, बट दिस इज इजी 2ux uy by g। अब इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। नाउ व्हाट यू कैन डू इज ऑल्सो, इसको बेचारे को नंबर देना पड़ेगा, नंबर 5। तो ऑल्सो r इज इक्वल टू u इंटू यू इज u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos theta by g, correct? Have you seen this somewhere? Sin 2 theta, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, therefore you can write down r equal to u square sin 2 theta by g। तो ये भी आपका रेंज का इक्वेशन है। सो इक्वेशन 5 and 6 gives range of projectile, और range मतलब horizontal range, range is always horizontal। maximum height को maximum height बोलते हैं, वो इक्वेशन हम कल डिराइव करेंगे, बट इक्वेशन 5 and 6 gives range मतलब horizontal range, maximum horizontal distance, so gives range of projectile। क्लियर यहां तक? गुड। अब will not go ahead, but yes you should know r किस पे डिपेंड करता है, u and theta and g। तो g तो हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो दैट मैक्सिमम रेंज विल बी डिसाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी एंड आल्सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो वी विल सी आफ्टर दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट session। So that's it for today।